नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज सिर्फ मोटिवेशन या हिम्मत रखो जैसी बातों से आगे बढ़ते हैं और डर के मनोविज्ञान में, उसकी मैकेनिक्स में गहराई से उतरते हैं। हम ये समझेंगे कि डर असल में काम कैसे करता है और क्यों सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ये जाता नहीं है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज हम एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि डर का असली राज क्या है। फिर हम उसके पीछे के साइंस की पड़ताल करेंगे, मतलब हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है। और आखिर में हम एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, एक तरह का कोड क्रैक करेंगे इसे बदलने के लिए। तो ये प्रॉब्लम को समझने से लेकर सॉल्यूशन तक का एक पूरा सफर होगा। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए ईमानदारी से सोचिए, ऐसी कितनी चीजें थीं जो आप दिल से करना चाहते थे। शायद कोई नया बिजनेस शुरू करना, या अकेले कहीं घूमने जाना, या हो सकता है किसी से अपने दिल की बात कहना, लेकिन आपने वो किया नहीं। अक्सर हम खुद को बड़े अच्छे तर्क देते हैं कि अरे अभी सही टाइम नहीं है, या ये थोड़ा रिस्की है। पर जरा सोचिए, क्या वो वाकई में लॉजिक था या कुछ और था? और यहीं पर ये बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिसे हम प्रैक्टिकल होना या सावधान रहना कहते हैं ना, वो असल में हमारे अंदर काम कर रहा डर ही होता है। ये डर कभी सामने से नहीं कहता कि मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। नहीं, ये तो हमें बड़े समझदारी वाले तर्क और बहाने देता है ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही ना निकलें। और पता है डर की सबसे बड़ी जीत क्या है? वो हमें ये यकीन दिला देता है कि हम डरे हुए नहीं हैं, हम तो बस रियलिस्टिक हैं। और बस इस तरह डर बिना लड़े ही जीत जाता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, और डर के बारे में जो सबसे बड़ी गलती फहमी है उसे तोड़ते हैं। देखिए, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम की जड़ को ही गलत समझ रहे हैं तो हम बस पत्तों पर पानी डालते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा। ये इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी लाइन है। हम अक्सर ये मानते हैं कि डर किसी सिचुएशन की वजह से होता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होने से। लेकिन अगर ऐसा होता तो एक ही सिचुएशन में हर किसी को एक जैसा डर लगता, पर ऐसा तो नहीं होता, है ना? एक इंसान स्टेज पर जाकर एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करता है और दूसरे की वहीं पर सांसें अटक जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डर उस सिचुएशन में है ही नहीं। डर तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस सिचुएशन से जुड़ी किसी पुरानी इमोशनल मेमोरी में है। हो सकता है बचपन में कभी क्लास के सामने किसी का मजाक उड़ा हो, या किसी छोटी सी गलती पर बहुत ज्यादा डांट पड़ गई हो। वो पुरानी याद, वो इमोशनल मेमोरी आज डर बनकर हमारे प्रेजेंट को कंट्रोल कर रही है। अच्छा, अब इन 3 शब्दों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। डर, चिंता और तनाव। लोग अक्सर इन तीनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, डर हमारे अतीत का एक भूत है जो बार बार दरवाजा खटखटाता है। चिंता भविष्य का एक राक्षस है जिसे हम खुद अपनी इमेजिनेशन से बनाते हैं। और तनाव इन दोनों, भूत और राक्षस, के साथ लगातार कुश्ती करने का नतीजा है। अब अगर हम इन तीनों का इलाज एक ही तरीके से करेंगे तो सॉल्यूशन तो कभी मिलेगा ही नहीं। और यही वजह है कि ज्यादातर सेल्फ हेल्प टेक्निक्स फेल हो जाती हैं। तो इस पहले हिस्से का सार, इसका निचोड़ बस यही है। डर हमें भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, नहीं। ये तो सिर्फ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का एक प्रोग्राम है, एक कंडीशनिंग है जो आज भी हमारे अंदर चल रही है। ये एक पुराना सॉफ्टवेयर है जिसे अपडेट करने की जरूरत है, न कि कोई सच्चाई जिसे हमें मान लेना है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और थोड़ा साइंस की दुनिया में उतरते हैं। हम अपने दिमाग के, जिसे कहते हैं ना, हुड के नीचे झांक कर देखेंगे कि ये डर का रिएक्शन ऑटोमेटिकली पैदा कैसे हो जाता है। और सच कहूँ तो ये जानना हमें राहत देता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं है। ये तो बस हमारा ब्रेन है जो अपना काम कर रहा है, भले ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा पुराना हो गया हो। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, ध्यान से समझिएगा। जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में 2 रास्तों से जाती है। पहला है फास्ट पाथ, जहां इन्फॉर्मेशन सीधे हमारे ब्रेन के अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला तक पहुंचती है और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। ये सोचने से भी पहले होता है। दूसरा है स्लो पाथ, जो हमारे सोचने वाले दिमाग यानी कॉर्टेक्स से होकर गुजरता है, जहां लॉजिक काम करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि डर का ये फास्ट पाथ इतना तेज होता है कि वो हमारे लॉजिकल ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। इसीलिए डर के मोमेंट में तर्क करना, लॉजिक लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारे डर के इस खेल में 2 मेन प्लेयर्स हैं।
पहला है एमिगडाला, हमारा अलार्म सिस्टम। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये असली खतरे और याद किए हुए खतरे में फर्क नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों बराबर है। और दूसरा है हिपोकैम्पस। ये कॉन्टेक्स्ट सिस्टम है। ये बताता है कि अरे रुको, ये याद पुरानी है, खतरा तो बीत चुका है। लेकिन जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं तो हिपोकैम्पस कमजोर पड़ जाता है और एमिगडाला पूरी तरह से हावी हो जाता है और हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हुए भी पास्ट को महसूस करने लगते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? जो बात मॉडर्न साइंस आज कह रहा है उसे भारतीय मनोविज्ञान हजारों सालों से संस्कार कहता आया है। संस्कार हमारे दिमाग में बने गहरे रास्ते या खांचों की तरह हैं। जब भी कोई एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस होता है या बार बार होता है तो वो एक गहरा रास्ता बना देता है। अब हमारी आदतें और रिएक्शंस ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पर बहने लगते हैं। डर भी एक ऐसा ही गहरा संस्कार है। तो देखिए, भाषा अलग है पर सच्चाई वही है। अच्छा, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, जो शायद सुनने में थोड़ा हैवी लग सकता है। लेकिन अब हम इस सफर के सबसे होपफुल, सबसे उम्मीद भरे हिस्से में आ रहे हैं। यहाँ हम उस साइंस को देखेंगे जो ये साबित करता है कि हमारा दिमाग बदल सकता है और इन गहरे डर के पैटर्न्स को, इन संस्कारों को फिर से लिखना, उन्हें ओवरराइट करना बिल्कुल संभव है। साइंस में एक प्रोसेस है जिसे फियर एक्सटिंक्शन कहते हैं। इसका मतलब डर को मिटाना नहीं है, क्योंकि मेमोरीज कभी डिलीट नहीं होती। इसे ऐसे समझिए कि ये एक पुरानी कैसेट पर एक नया गाना रिकॉर्ड करने जैसा है। पुराना गाना अभी भी टेप पर है, लेकिन अब सुनाई नया गाना देगा। जब हम किसी डरावनी सिचुएशन का सामना बार बार एक सेफ एनवायरनमेंट में करते हैं तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि आप खतरा नहीं है, और वो उस पुरानी याद के ऊपर एक नई सेफ मेमोरी की परत चढ़ा देता है। और ये बदलाव जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है जिसे दोबारा शेप दिया जा सकता है। पर हाँ, हमें रियलिस्टिक रहना होगा। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। दिमाग को रीवायर होने में टाइम लगता है और इसके लिए लगातार रेपिटेशन यानी बार बार अभ्यास की जरूरत होती है। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है, रिजल्ट्स एक दिन में नहीं दिखते। और यहाँ पर एक बार फिर एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस एक साथ आकर मिलते हैं, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। यानी अपनी फीलिंग्स को बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, बस एक दर्शक की तरह देखना, वो असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करता है। जब हम डर को सिर्फ देखते हैं, उससे लड़ते नहीं, तो हम अपने नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि देखो, डर मौजूद है पर खतरा नहीं है। तो अगली बार जब डर महसूस हो तो उसे भगाने की कोशिश करने के बजाय बस कहें, ओह देखो, डर यहाँ है। ये छोटा सा शिफ्ट ये पूरा खेल बदल सकता है। तो हमने थ्योरी समझ ली है। अब इस आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाएंगे। ये एक तरह से आपके अपने दिमाग के लिए ऑपरेटर्स मैनुअल है। अब टाइम है ज्ञान को एक्शन में बदलने का। लेकिन उस फ्रेमवर्क पर जाने से पहले सबसे बड़ी गलती को समझ लीजिए जो हम सब करते हैं। हम डर को लॉजिक से, पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट मोड में है, वो तर्क नहीं सुन सकता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम पहले अपनी बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देते हैं। बॉडी को शांत किए बिना माइंड को शांत करने की कोशिश करना मतलब एक तूफान में कागज की नाव चलाने जैसा है, ये व्यर्थ है। तो ये रहा वो 4 कदमों का फ्रेमवर्क। पहला स्टेप, बॉडी रेगुलेशन। शरीर को शांत कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, अपने पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए। जब बॉडी थोड़ी शांत हो जाए तब आता है दूसरा स्टेप, अवेयरनेस या साक्षी भाव। मैं डरा हुआ हूँ से अपनी पहचान हटाइए और कहिए, डर की फीलिंग हो रही है। ये लिंग्विस्टिक शिफ्ट छोटा है पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये आपको देखने देता है कि डर सिर्फ एक गुजरती हुई सेंसेशन है, आप नहीं। तीसरा स्टेप, न्यू एक्सपीरियंस। जब आप शांत हों तब एक सिंपल सा संकल्प, एक एफर्मेशन लें, जैसे मैं सुरक्षित हूँ। और चौथा, सबसे जरूरी स्टेप, रेपिटेशन एंड पेशेंस। बार बार अभ्यास और धैर्य। ये एक दिन में नहीं होगा, पर लगातार अभ्यास से पैटर्न जरूर बदलेगा। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। डर को दबाने से या खुद को जबरदस्ती किसी मुश्किल सिचुएशन में डालने से या खुद से कठोर बातें कहने से या तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करने से डर कम नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। ये प्रोसेस कंपैशन यानी दया और धैर्य की मांग करती है। याद रखिए, आप डर से लड़कर उसे नहीं जीत सकते, आप उसे समझकर और उसके प्रति दयालु होकर जीतते हैं। और अब एक बहुत ही जिम्मेदाराना बात,
ये फ्रेमवर्क हर किसी के लिए, हर सिचुएशन के लिए नहीं है, खासकर अगर बात गहरे ट्रॉमा की हो। अगर बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, ट्रॉमा के फ्लैशबैक्स होते हैं, या आप अक्सर डिस्कनेक्टेड या नंब महसूस करते हैं, तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये मैच्योरिटी और सेल्फ केयर की सबसे बड़ी निशानी है। तो अंत में हमारा गोल डर को खत्म करना नहीं है, क्योंकि डर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। असली गोल है डर के साथ स्किलफुली जीना सीखना, उसे अपने ऊपर हावी न होने देना। असली साहस डर के न होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता में है। ये यात्रा डर से मुक्त होने की नहीं, बल्कि डर के प्रति जागरूक और सक्षम बनने की है। तो आज आप अपने डर के साथ जीने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं?